एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे इस चैप्टर का जो है थर्ड पार्ट है। इससे पहले के दो पार्ट में हम पहले के क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन है, किन कारणों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। यानी जो नील की खेती जो ज़बरदस्ती किसानों से करवाई जाती थी वो जो है अब धराशायी का मतलब होता है कि समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, नष्ट हो जाना किसी चीज़ का। बंगाल में नील के उत्पादन के धराशायी होने के जो कारण थे, परिस्थितियाँ थी, वो निम्नलिखित है। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से मना कर दिया। पहला तो यही था कि जो रैयत थे, जो किसान थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे जो है उनको सिर्फ नुकसान होता था, कुछ भी उनके पास जो है बचत नहीं होती थी। उनको ऋण देकर जो है पहले खेती करवाई जाती थी नील की, और जब फसल बेचने का जब समय आता था तो उसको जो फसल को बहुत कम कीमत पर उन किसानों से, रैयतों से ख़रीदा जाता था। तो अब जो किसान थे उन्होंने क्या किया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। रैयतों ने निर्णय लिया कि वे न तो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। देखिए, जो रैयत थे उनको, उनके साथ क्या किया जाता था? पहले उनको कर्जा दिया जाता था नील की खेती करने के लिए, और इसके अलावा जो बागान के मालिकों के जो उनके जो व्यक्ति होते थे, जो लाठीदारी यानी गुंडे उन्होंने रखे थे बागान मालिकों ने, जो किसानों को डरा धमका के ज़बरदस्ती नील की खेती करते थे। तो अब जो रैयत थे, जो किसान थे, उन्होंने डरना भी छोड़ दिया। तीसरा है कि कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिशों को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। इसमें क्या शुरू किया किसानों ने? तो एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, एशले ईडन उनका नाम था। उन्होंने भी कहा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सही नहीं है, जो किसान है इसमें इनका जो है बहुत इनके साथ अन्याय होता है, इनको कुछ भी बचता नहीं है। वो जो है जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो किसान थे, रैयत थे, उनको भी ऐसा लगा कि अब जो है जो अधिकारी हैं उनसे भी हमें समर्थन मिल रहा है। तो उन्होंने इसको एक समर्थन की तरह लिया और अपने जो है मांग को उन्होंने मतलब पुरजोर कोशिश की कि अब हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को कहा कि नील की खेती से रैयतों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वे चाहें तो अपना अनुबंध खत्म होने के बाद नील की खेती न करें। इस प्रकार बंगाल में नील का उत्पादन जो था वो धराशायी हो गया। यानी अब एक जांच, जब विद्रोह शुरू हुआ तो एक जांच आयोग बनाया गया नील की खेती के लिए। तो उस जांच आयोग में भी यही बातें सामने आई कि जो वाकई में जो नील की खेती जो ज़बरदस्ती किसानों से करवाई जा रही है, उससे किसानों को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उनको तो नुकसान ही हो रहा है। ना तो वो दूसरी फसलों के लिए समय दे पाते हैं, ना ही उनको इतनी बचत होती है नील की खेती से कि वो अपने जो है खाद्यान्न जो है खरीद सके। तो इससे उनको जो है लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत, यानी एक अनुबंध, अनुबंध क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध के तहत जो इनसे खेती करवाई जाती थी, तो उन्होंने कहा, उस जांच आयोग ने भी, कि अब जो किसान है वो चाहे तो ये जो इनका अभी जो है करंट टाइम में, यानी जो अनुबंध चल रहा है, उसको ख़त्म करें, और उसके बाद उनकी इच्छा है वो चाहें तो जो नील की खेती है वो ना करें। तो इस तरह से जो बंगाल में नील के उत्पादन था वो जो है धीरे धीरे क्या हुआ? समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करें। देखिए, जो चंपारण आंदोलन है वो गांधी जी ने कब चलाया था? इसको जो है पहला सत्याग्रह भी बोला जाता है। 1917 में ये आंदोलन की शुरुआत की गई गांधी जी के द्वारा। अफ्रीका से वापस आने के बाद, गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए थे? 1915 में। और उसके 2 साल बाद ये चंपारण आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे। यानी 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तब वो चंपारण में गए। उन्होंने देखा कि जो नील उत्पादक किसान है, यानी जो किसान है, जो रैयत है, जिनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है, तो उनकी समस्याओं को जानने के लिए वो वहाँ पहुँचे। गांधी जी ने नील उत्पादक किसानों को के विरोधों का जो है समर्थन किया।
वो विरोध कर रहे थे किसान कि भाई अब हम जो है नील की खेती नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने भी उनका समर्थन दिया। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण से ही शुरू किया, क्योंकि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के खिलाफ था। और ये जो पहला सत्याग्रह था ये किसके खिलाफ था? ये उन बागान मालिकों के खिलाफ था जो ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो अंग्रेज़ सरकार थी उसने क्या किया? उसने जो है दमनकारी नीति यानी ज़बरदस्ती गांधी जी को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई और गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग भी जो है वो सफल रहा। यानी अब जो नील उत्पादक थे, जिस तरह से जांच आयोग बनाया, उसने भी कहा कि भाई किसी भी तरह से जो है ये जो किसान हैं इनको नील की खेती से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अंत में जो है गांधी जी की जीत हुई, सत्याग्रह की जीत हुई और जो किसान थे उनको नील की खेती करने से छुटकारा मिल गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें कि इन बागानों में काम करने वाले मज़दूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मज़दूरों के जीवन में क्या समानता थी या क्या फ़र्क था। देखिए, जो चाय के बागान है, कॉफ़ी के बागान है, वहाँ पर भी मज़दूरों से काम करवाया जाता था। नील की खेती की भी ज़बरदस्ती जो है, नील के बागान थे उनमें भी ज़बरदस्ती जो है रखा जाता था किसानों को, उनको ऋण देकर फंसा कर उनसे काम करवाया जाता था। तो उन दोनों में क्या समानताएं थी और क्या फ़र्क था। चाय या कॉफ़ी बागानों तथा नील बागानों के मज़दूरों के जीवन में समानताएं व अंतर। चाय बागानों में मज़दूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। यानी जो चाय के बागान थे उसमें क्या था, मज़दूरों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है रखा जाता था कि एक बार जब वो अनुबंध कर लेते थे तो क्या होता था, उसके बाद जो है उनको वहाँ पर ज़बरदस्ती रखा जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। लेकिन जो नील बागान थे उनमें ऐसा नहीं था, उनमें जो है मज़दूरों के साथ जो है अनुबंध नहीं किया जाता था। चाय या कॉफ़ी बागान में पूरे वर्ष काम करना होता था, जबकि नील बागान में फसल कटाई या बुआई के समय ज़्यादा काम होता था। यानी जो चाय या कॉफ़ी के बागान थे उनमें तो जो मज़दूर थे वो पूरा साल काम करते थे, लेकिन जो नील के बागान थे उनमें ज़्यादा काम जब होता था जब या तो फसल की कटाई की जाती थी या फिर बुआई की जाती थी। चाय या कॉफ़ी बागानों से मज़दूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। यानी एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, जब वो मज़दूर थे दूर दूर के क्षेत्रों से, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अनुबंध के तहत वहाँ लाया जाता था काम करने के लिए, तो उस अनुबंध के दौरान उनको ये परमिशन नहीं होती थी कि वो बागानों को छोड़ सके और बाहर जा सके। जबकि नील के जो खेत थे, नील के जो बागान थे, उनमें इस तरह का जो है कोई प्रावधान नहीं था कि जो मज़दूर हैं वो बाहर ना जा सके। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।